नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार में राजनीतिक गर्माती जा रही है। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। कटाक्ष का दौर जारी है और इसी हमलावरों के बीच में देखिए, पक्ष विपक्ष के बीच में अब तेजस्वी यादव पर एफआईआर किया गया है। जी हां, ये एफआईआर महाराष्ट्र में किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने दर्ज कराई है एफआईआर। तेजस्वी यादव इसे लेकर उन्होंने दी प्रतिक्रिया। कहा, एफआईआर से कौन डरता है, जुमला बोलना भी क्या गुनाह है। तो तेजस्वी यादव ने देखिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये एफआईआर दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ ये एफआईआर बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने दर्ज कराई है एफआईआर। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर दी प्रतिक्रिया। एफआईआर पर तेजस्वी यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया और देखिए कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला बोलना भी क्या गुनाह है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है और इसी में आपको बता दें कि अब एनडीए को एमवाई का साथ मिलेगा। ये तमाम बातें कही गई हैं। देखिए, बिहार में मंत्री अशोक चौधरी ने महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की स्थिति सबसे खराब होगी। अशोक चौधरी ने कहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बार एनडीए के साथ होगा और यादवों का वोट भी एनडीए को मिलेगा। इस दौरान वोट अधिकार यात्रा को लेकर अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस पर क्यों बोलेंगे और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। लेकिन वोट चोरी पर उनका मुंह नहीं खुला। तो वोट चोरी हो ही नहीं रहा है तो मुंह काहे के लिए खुलेगा। जबरदस्ती झूठ सच करिएगा आपको। अब आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी उस पर बोले, तो काहे के लिए प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। इसी तरह से आपने पिछली बार कह दिया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उस तरह करके कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लिए। इस बार भी आप चाहते हैं कि चोरी कर करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो कोई दिग्भ्रमित थोड़ी होने वाला है। तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं एफआईआर से हम डरने वाले थोड़ी नहीं। एफआईआर देखिए, आप हमारे ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी होगा, मेरे ऊपर कोई अभद्र बात कहेगा, कोई असंवैधानिक बात, जो हमारे समर्थक है वो अपना करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनको फ़ोन लगा के एफआईआर करो। अरे जो लोग को लगता है कि ये गलत हुआ है, वो लोग अपना एफआईआर किए हैं, न्यायालय अपना निर्णय करेगा। उसमें क्या है। सम्मेलन पे आप लोग आज से करने जा रहे हैं, नहीं, हम लोग किस रूप में, अपना पार्टी का तैयारी है। जो बिहार को बदला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग बिहार को खाया है, जिस बिहार को 3.4 के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा था, जब 15 साल में आरजेडी के शासनकाल को मिला था, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया था। हर एक राज्य, आप डेटा उठा के देखिए इंडियन इकोनॉमी सर्वे का, कि हर एक राज्य आगे बढ़ा, अपना विकास दर को बढ़ाया, और बिहार अपने विकास दर को गिरा दिया। 2.5 पर नीतीश कुमार ने विकास दर को पकड़ा बिहार में, और आज 10.4 के विकास दर पर है। तो जो लोग किया है, जिसने बोला है, जिसने किया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लोग दो झूठ मूठ का हवा बना रहे हैं। वोट बाट तो है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि 2010 के से भी खराब इनका रिजल्ट इस बार होगा, और एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो भी इस बार हमारे साथ आएगा, और यादवों का वो भी हमारे साथ आएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते। देखिए, सूर्यहांस एनकाउंटर मामला अब देखिए गर्माते नजर आ रहा है और इसी बीच में आपको बताएं कि राजनीति में ये मामला पूरा छाया हुआ है। बिहार के वोट अधिकार यात्रा पर मुखर है बीजेपी। वहीं 11 अगस्त को हुआ सूर्यहांसा का एनकाउंटर मामले में जांच के लिए बीजेपी ने गठित की है टीम। सांसद दीपक प्रकाश ने एनसीएसटी को लिखी है चिट्ठी।
तो देखिए, सूर्य हांसदा मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई जा रही है और ऐसे में मामले में जांच के लिए बीजेपी ने टीम गठित की है। वहीं सांसद दीपक प्रकाश ने एनसीएसटी को चिट्ठी लिखी है। झारखंड में सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला तूल पकड़ चुका है और सबसे प्रथम में अगर हम बात करें तो भाजपा से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर लेटर लिखा था एनसीएसटी को। और अब आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि एनसीएसटी की पूरी टीम कल आशा लकड़ा के नेतृत्व में गोड्डा भी पहुंचेगी एवं जांच करेगी। इसके साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के द्वारा, इस मुद्दे पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष तौर पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। आइडियल एक्सप्रेस के एक एक श्रोता को, दर्शक को और आप सभी एडिटोरियल बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को। दीपक जी, प्रथम सवाल आपसे रहेगा, आपने लेटर जो लिखा था सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले में, उस पर एनसीएसटी भी अब कार्रवाई कर रही है, कल पूरी टीम आएगी, तो क्या लगता है ये पूरी जो एनकाउंटर प्रकरण है वो एक साजिश के तहत की गई है? उनकी मौत इनकाउंटर से नहीं हुई है। सूर्य हांसदा को मैं जानता हूं, उनके सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किए हुए काम को भी जानता हूं। गरीबों की सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा, उनको गोद लेकर के उनको पढ़ाने और खिलाने की व्यवस्था करना, ये सूर्य हांसदा। लेकिन जिस प्रकार से वहां राजनीतिक और कोयले में वर्चस्व की लड़ाई में विस्थापितों को, वहां के जो रैयत थे उसको विस्थापित किया जाता था, उन विस्थापितों के साथ खड़ा अगर कोई था तो सूर्य हांसदा था। विस्थापितों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। हाँ, विस्थापितों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति मुखर हो सकता है। जो कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए सारे उनकी मौत जो हुई है स्वाभाविक मौत नहीं हुई, इनकाउंटर से भी नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। इसलिए इस पूरे मामले को संदेह की दृष्टि से पूरा झारखंड देख रहा है और ऐसी परिस्थिति में राज्य की सरकार को सीबीआई की जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, ना कि सीआईडी की। सीआईडी का क्या जांच होगा, क्या होगा, ये पूरा झारखंड के 140 करोड़ जनता जानती है। दीपक जी, जेएमएम के महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो एक अपराधी का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो सूर्य हांसदा के ऊपर कई एफआईआर एवं मामले दर्ज है। ऐसे तो कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पर भी एफआईआर है। मैं अगर जो व्यक्ति या महासचिव बयान बहादुर बने हुए हैं, मैं पूरे जेएमएम के कई नेताओं के ऊपर जो क्रिमिनल केस है उसको किस्तवार प्रकाशित करने का, करवाने का काम करूंगा, उनको सार्वजनिक करने का काम करूंगा। क्या सभी को इनकाउंटर कर देना चाहिए? उन पर कोई 302 का मुकदमा नहीं, उन पर आरोप राजनीतिक कारणों से, सत्ता के आंखों में कांटा चुभने के कारण लगाया, इसलिए उनकी जांच सीबीआई से हो। राज्य सरकार को इतराज क्यों है? राज्य सरकार क्यों अड़ी हुई है कि सीबीआई से जांच ना हो? क्यों अपने सीआईडी से जांच करा करके मामले को रफा दफा करना चाहती है? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनुसूचित जाति आयोग को। मैंने उनको पत्र लिखा था पूरे मामले को गंभीरता से जांच करने के लिए। मैं उनको बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि एक आदिवासी नौजवान मारा जाता है और एक सांसद के पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्याय दिलाने के लिए लोग गोड्डा पहुंच रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, कोई पार्टी का नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो आदिवासियों के हुक और हकूक पर जब कोई हमला होगा तो वो तो सचेत होगा ही। दीपक जी, आप राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ बिहार के सह प्रभारी भी हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के द्वारा, खासकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। दावा है
कि वोट अधिकार यात्रा से सत्ता पलट हो जाएगा बिहार में। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस प्रकार का मुंगेरी लाल का सपना देखना स्वाभाविक है। क्या 26 करोड़ लोगों की मौतें हुई हैं वहां पर, स्वाभाविक मौत है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। 28 लाख लोग ऐसे हैं जो शिफ्टिंग कर चुके हैं, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में चले गए, बिहार से दूसरे राज्य में चले गए हैं। उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं करना। एक नागरिक को 2 स्थान पर वोटर होना चाहिए क्या? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश का नागरिक बन सकता है क्या? मतदाता बन सकता है क्या? और इन लोगों को कलेजे पे सांप इसलिए लौट रहा है कि इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर सत्ता पर काबिज होना चाहते। लेकिन देश का कानून का रक्षक मोदी जी हैं, संविधान के रक्षक मोदी जी हैं। अब मोदी सरकार किसी बांग्लादेशी घुसपैठी या किसी अन्य देश के, चाहे मामेयार का ही घुसपैठी क्यों ना, उसको यहां का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो वैधानिक ढंग से दिया जाएगा, और तभी मतदाता। क्या हो रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। देश के दुश्मनों के हाथ को मजबूत करने का काम बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहा है, हमारी मां बहनों की इज्जत को लूटने का काम कर रहा है। उनके साथ अगर राहुल गांधी खड़ा है तो ऐसे राजनीति को हम क्या कह सकते हैं? देशद्रोही कह सकते हैं। एक अंतिम सवाल रहेगा दीपक जी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बयान दे रहे हैं कि SIR लागू नहीं होने देंगे और बांग्लादेशी घुसपैठ एक भी झारखंड में नहीं है। अगर देश का कानून मानना है, हर आदमी को कानून मानना पड़ेगा। दुर्भाग्य ऐसे मंत्री को, जिसने संविधान की शपथ लेकर के मंत्रिमंडल में शामिल होकर के झारखंड को कलंकित करने का काम करता है। उसको मालूम नहीं है क्या कि देश के कानून सबके लिए बराबर है? ये बोल करके वो अपनी निष्ठा भारत के साथ नहीं रख रहे हैं। अगर कानून है तो राजा हो या रंक, ये मंत्री और संतरी क्या चीज है? छोटा चीज है। इसलिए इस प्रकार की बात कह करके वो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। तो जैसा तौर पर तमाम मुद्दे पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी ने अपनी बातें को रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा जो सूर्यकांत एनकाउंटर मामले में झारखंड में जो राजनीति शुरू हुई है वो कितना हद तक आगे बढ़ती है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में एक सत्र के दौरान विधेयक को लेकर जो पारित किया गया उसे लेकर सियासत अब तेज हो गई है। जी हाँ, देखिए, लोकसभा में सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2050 20 अगस्त को पेश किया गया, जिसके बाद देश भर में राजनीतिक गर्मा चुकी है। झारखंड में भी असर देखा जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा जहां विधेयक का समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस द्वारा विधेयक को लोकतंत्र विरोधी करार दिया जा रहा है। इस आरोप के आधार पर जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लिया गया था, वो केस को ही निराधार बता दिया। तो भाजपा राजनीति में एक भय पैदा करना चाह रहे जनप्रतिनिधियों को लेकर। निश्चित है, करप्शन को रोकने के लिए जितना से जितना हो सके कठोर कानून बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन कानूनों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जिस समय में, चूंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है जिसमें सभी मुख्यमंत्री उनके वोटर होते हैं, उनको मतदान करना है, और आने वाला समय में जो उनके घटक दल हैं उन्हें भी डराने का यह भाजपा का साजिश है।
जो लोकतंत्र के लिए एकदम ही अहित है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के हत्या करने जैसी साजिश है। एक 3 बिल पेश किया जा रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 30 दिनों तक जेल में रहेंगे तो उनका पदभार खत्म कर दिया जाएगा, वो शासन नहीं चला पाएंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें गलत क्या है? अब जेल से शासन चलाने के लिए तो जनता ने नहीं चुना है। जनता सुचिता चाहती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पद पर है या मंत्री है या मुख्यमंत्री है और जेल चला जा रहा है, तो जेल ऐसे ही कोई नहीं जाता है। कोई ना कोई आरोप होते हैं, कार्रवाई होती है, और जब जेल जाए और 30 दिन के अंदर अगर बेल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि गंभीर मामला है। तो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अच्छा मैसेज जाए और ये बिल स्वागत योग्य है। इसमें गलत कहाँ है? आप अगर उसके बाद जेल से बाहर आते हैं फिर आप शपथ ले लीजिए अगर आपको निर्दोष हैं तो। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर में सड़क जाम को लेकर अब गुस्साए लोग लगातार देखिए इस पर अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो रहा है। जमशेदपुर के शहरी इलाकों में लगने वाले जाम की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिले के डीसी और एसपी ने सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। पर अब इस दौरान डीसी ने साकची बाजार से हुए अतिक्रमण और अवैध रूप से फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं एसएसपी ने आपराधिक घटना के रोकथाम के लिए बाजार में इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने का भी निर्देश दिया है। और हर तरीके से हम लोग इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो लगातार हर थाने में रेड करेंगे। बता रहे थे कि पत्ता मार्केट का एनक्रोचमेंट वापस शुरू हो गया है, उसको हटाया जाएगा। सर हमेशा अभियान चलता है सर, फिर कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो जो सिटीजन्स हमारे हैं वो भी यहीं के हैं, उनको भी थोड़ा समझना होगा कि वो जो रूल ब्रेक कर रहे हैं उसके कारण बाकी लोगों को समस्या हो रही है। तो थोड़ी जो है नागरिकों के पक्ष से भी सिविक कम्युनिटीज़ को लेके और सेंसिटिव होना पड़ेगा। सर अभी त्यौहार आने वाला है, इसको लेकर और जाम की समस्या आती है। त्यौहार में जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत भीड़ होती है, तो उसको लेके पुलिस के साथ। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यूरिया का आवंटन नहीं मिलने पर किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, फसल को नुकसान हो रहा है। और इसी में देखिए गढ़वा के श्री
बंसीधर नगर क्षेत्र के किसान यूरिया खाद का समय पर आवंटन नहीं होने से काफी परेशान हैं, जिसके कारण गरीब किसान अब सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि खाद की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। कई किसान लगातार डीलरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान किसानों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत कराया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सभी जरूरतमंद किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। खाद की बहुत सख्त जरूरत है, जो अभी इस समय में खाद आकर के भी नहीं मिलने पा रहा। हम लोग किसान जनता को खाद नहीं मिलने पा रहा है। क्यों नहीं मिला? नहीं, खाद आकर के भी नहीं प्रशासन बांट रहा हो क्या बोले प्रशासन बोल रहा है कि मिलेगा, कब मिलेगा इससे कोई गारंटी नहीं। सुबह से लाइन लगवाया प्रशासन, थाना पर लाइन लगा हुआ था, वहाँ से खबर दिया गोसाई फील्ड में बताएगा, यहाँ से भी पुलिस वाला आकर के यहाँ से गाड़ी भगवा दिया। गरीब को कह रहा है कि जाइए लीजिए मार्केट से। अरे सुबेरे से हम लोग हैं, गाड़ी आन के भाग गया, कहाँ गया कोई पता नहीं है। अब तक खाने बगैर ऐसी है पड़ल। कौन गाड़ी? ट्रक था, उसमें क्या था? खाद था, यूरिया खाद था। आप लोग खाद लेना है? हाँ। कहाँ से हैं? पीपड़ी से। आप बोले क्या मामला? नहीं मिला? क्यों? अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कैमरून में फंसे 17 मजदूर अब भारत वापस आ रहे हैं। जी हां, भारत सरकार की पहल से ये मुमकिन हो पाया है, जहां ये 17 मजदूर अब भारत वापस आ रहे हैं। लंबे समय से फंसे हुए थे। बता दें कि परिवार वालों में भी काफी खुशी की माहौल है। बताया जा रहा है कि इन सभी मजदूरों को 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला था, जिसके बाद मजदूरों ने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। भारत सरकार के नज़र में ये वीडियो आया, जिसके बाद इस पर पहल की गई। जिस कंपनी में सारे मजदूर काम कर रहे थे, उनसे बातचीत होने के बाद न केवल इन्हें भारत बुलाया गया, बल्कि जो वेतन इन्हें नहीं मिला था, वो सभी वेतन दिलवाते हुए वेतन के साथ ये भारत वापस आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, परिवार वालों में भी काफ़ी खुशी है। कैमरून में फंसे सभी 17 मजदूर भारत लौट रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।